देखो माही बजाज सागर बांध परियोजना आपको मैं डिटेल में बता देता हूं कि माही सागर बांध परियोजना की हम जब भी बात करते हैं तो ये माही बजाज सागर बांध परियोजना जो है वो आपके बांसवाड़ा के अंदर है। माही बजाज सागर परियोजना, ये माही बजाज सागर जो परियोजना है ये ध्यान रखना कहां पर है, तो ये बांसवाड़ा में है। कहां पर है? बांसवाड़ा में, माही नदी के ऊपर है। और ये जो परियोजना ये गुजरात की और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। गुजरात और राजस्थान की क्या है, ध्यान रखना, संयुक्त परियोजना है। गुजरात की इसमें जो है वो 55% हिस्सेदारी है और राजस्थान की इसमें हिस्सेदारी 45% है, ध्यान रखना है। यहां से कुल विद्युत का जो उत्पादन होता है वो 144 मेगावाट होता है। विद्युत निकलती 144 मेगावाट है, जिसका केवल राजस्थान उपयोग करता है, ध्यान रखना, केवल राजस्थान उपयोग करता है, केवल राजस्थान उपयोग करता है। तो यहां पर माही बजाज सागर में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है, तो वो 45% है। सारा पानी इसका राजस्थान उपयोग करता है। सारा पानी नहीं करता है, सारी बिजली का उपयोग करता है। पानी तो आपको पता है ना, गुजरात और राजस्थान दोनों के जो हिस्सेदारी है वो पानी में हिस्सेदारी है। तो ये माही बजाज सागर बांध ध्यान रखना, ये जो है ना माही बजाज सागर बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। राजस्थान का क्या है, सबसे लंबा बांध है। 3109 मीटर इसकी क्या मिलती, लंबाई मिलती। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहां होती है। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहां होती है, जल्दी से फटाक से आपको इसका आंसर देना है। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहां होती है। देखो यहां पर आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो है नहरों द्वारा सिंचाई, नहरों द्वारा सिंचाई है। एक आपको पूछा जाएगा वह है आपके तालाबों द्वारा सिंचाई, तालाबों द्वारा सिंचाई है। एक आपसे पूछा जाता है वो हो जाएगा नलकूपों द्वारा सिंचाई, नलकूपों द्वारा सिंचाई है। एक आपसे पूछा जाएगा वे कुओं और नलकूपों से सिंचाई, कुओं एवं नलकूपों से सिंचाई, नलकूपों द्वारा सिंचाई। और एक पूछा जाता है कुओं द्वारा सिंचाई, कुओं द्वारा सिंचाई। ये कुछ प्रश्न इंपॉर्टेंट आपसे पूछे जाएंगे, तो इसका क्या राइट आंसर होगा सबको बताना है। चलिए, नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है श्री गंगानगर में। कहां होती है, ध्यान रखना, श्री गंगानगर के अंदर नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में होती है। नलकूपों द्वारा जो सिंचाई होती है वो भरतपुर में होती है। और कुआं और नलकूपों से ध्यान रखना ये राजस्थान में होती है। कहां होती है, राजस्थान में कुआं और नलकूपों से सिंचाई होती है। कुआं द्वारा सिंचाई होती है वो जयपुर में होती है। कहां होती है, जयपुर के अंदर होती है, ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर होगा भीलवाड़ा। उदयपुर ध्यान रखना, यहां से सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है, ठीक है ना। और चलिए ये भीलवाड़ा राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है बूंद बूंद सिंचाई पद्धति जो आधारित है वो किस पर आधारित है। बूंद बूंद सिंचाई परियोजना किस पर आधारित है। नर्मदा नहर है, नर्मदा नहर है या आपकी व्यास परियोजना है या फिर आपकी इंदिरा गांधी परियोजना है। क्या राइट आंसर होगा, नर्मदा नहर परियोजना है, व्यास परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना या चंबल परियोजना है। बूंद बूंद सिंचाई, ठीक है सलोनी, आपका राइट आंसर है वो होगी आपकी कौन सी, नर्मदा नहर परियोजना। नर्मदा नहर का जो है राजस्थान में प्रवेश पूछ ले तो ध्यान रखना राजस्थान में इसका प्रवेश होता है सिल्लू गांव से। कहां से होता है, ध्यान रखना सिल्लू गांव। और सिल्लू गांव कहां पड़ता है, तो ध्यान रखना ये पड़ता है आपके जालोर में। सिल्लू गांव जालोर से ये प्रवेश करती है। व्यास परियोजना राजस्थान में सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन होता है, ध्यान रखना राजस्थान में सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन होता है, ध्यान रखना विद्युत का जो उत्पादन होता है वो व्यास परियोजना से होता है। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना विद्युत परियोजना है वो है आपकी व्यास परियोजना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना आप सभी जानते हो, ये जो है ना ये श्री गंगानगर से इसका संबंध है। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना को लाने का श्रेय भी आपको पता होगा किस व्यक्ति को जाता है,
तो शार्दुल सिंह जी जो है इसे लेकर आए थे, आपको पता होगा शार्दुल सिंह, आईजीएनपी के नाम से हम जानते हैं। चंबल परियोजना ये जो है ना मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसमें 50-50% दोनों की हिस्सेदारी है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 50-50 हिस्सेदारी है। कोई दिक्कत नहीं है, भूमिका आ जाएंगे ना, टेंशन ना ले, अपना काम है सिर्फ पढ़ाने का, है ना, डोंट वरी, धीरे धीरे सब कुछ होगा, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा, फल आए ऋतु होए। इंसान कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी अथक प्रयास कर ले, जब तक उसकी किस्मत के अंदर कुछ अच्छा नहीं हो जाएगा, तब तक हम कितनी भी कोशिश कर ले, हम उसके परिणाम के अनुरूप खरे नहीं उतर सकते हैं, है ना। तो ये दुनिया आपको संघर्ष करते हुए देखती है, उस समय ध्यान रखना सपोर्ट कोई नहीं करता है ना। तो जो भी क्लास देख रहा है वो पता है उनको कि भाई मेहनत तो कर रहे हैं, तो उनको लगेगा तो वो सब्सक्राइब भी करेंगे और जुड़ेंगे भी है, चिंता नहीं करनी है। ये कारवा बहुत धीरे धीरे चलता है, एक दिन की कोई सफलता नहीं है, ध्यान रखना। ये बूंद बूंद सिंचाई है, इसमें हम कहते हैं फुहारा पद्धति, क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, इसे बोलते हैं फुहारा पद्धति, फुहारा पद्धति के नाम से हम जानते हैं, फुहारा पद्धति या बूंद बूंद या स्प्रिंकलिंग पद्धति के नाम से भी हम जानते हैं, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर होगा वो होगा नर्मदा नहर परियोजना है। अगला हमारा प्रश्न है कि आलनिया योजना चलाई जा रही है, 2 योजनाएं हैं, एक का नाम आलनिया है और एक का नाम टिपतिया है। मुझे जल्दी से कमेंट करके बताना है आलनिया और टिपतिया। एक मैं यहां लिख देता हूं टिपतिया, टिपतिया, आलनिया और टिपतिया जो 2 योजनाएं हैं वो कहां चलाई जा रही हैं। हमारे लिए सर दिन रात एक कर सकते हैं, तो हम क्लास में जुड़ना चाहिए, बिल्कुल जुड़ना चाहिए आपको, ठीक है। देखो आलनिया योजना चलाई जा रही है, तो ध्यान रखना ये कोटा से है। कोटा के अंदर परियोजना एक का नाम है सावन भादो परियोजना, ध्यान रखना सावन भादो परियोजना है, एक सावन भादो परियोजना है, ध्यान रखना यहाँ पर। और ये बड़ी इंपोर्टेंट है कोटा। यहां पर हम देखते हैं बूंदी के अंदर आपको पता है लाखेरी है, क्या है लाखेरी, जहां पर राजस्थान का प्रथम सीमेंट उद्योग का कारखाना है ना। फिर बात करते हैं टोंक की, तो टोंक में एक स्थान का नाम पड़ता है निवाई, निवाई टोंक है, निवाई टोंक यहाँ की, ध्यान रखना यहाँ के नमदे बड़े फेमस है, नमदे, यहाँ के नमदे बड़े फेमस रहे। और यहाँ की आपको पता है निवाई टोंक की 30 नंबर बीडी है, कौन सी बीडी, 30 नंबर, यहाँ की जो बीडी है वो काफी फेमस रही है निवाई की। अजमेर में हम देखते हैं तो एक स्थान का नाम पड़ता है ताबीज, यहां पर ध्यान रखना मसाला अनुसंधान केंद्र है, मसाला अनुसंधान केंद्र है, कहां पर, ताबीज के अंदर अजमेर में मसाला अनुसंधान केंद्र स्थापित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कोटा आप सभी जानते हो, ये आलनिया और टिपतिया, इसका भी संबंध कहां से, तो इसका भी संबंध कोटा से है, बीड़ी उद्योग है, बिल्कुल बीड़ी उद्योग है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है छापी परियोजना का संबंध कहां से है। छापी परियोजना का संबंध बताना है आपको, छापी परियोजना का संबंध कहां से स्थित है। छापी परियोजना, ये मैंने परियोजनाएं पढ़ाई थी उस समय भी बताया था। कुछ परियोजनाएं हैं, जैसे एक का नाम है परवण परियोजना, परवण परियोजना है, जैसे छापी होगी। एक है बिशलपुर परियोजना, बिशलपुर बांध परियोजना है, ध्यान रखना बांध परियोजना है। एक परियोजना जिसका नाम है जाखम बांध परियोजना, जाखम बांध परियोजना है, ठीक है। एक बांध है जिस बात करते हैं अपन आगे, तो वह है आपकी छापी परियोजना, कौन सी है, छापी परियोजना। ये छापी परियोजना ध्यान रखना, इसका संबंध है 12 से, कहां से है, छापी का संबंध 12 से है, जाखम का संबंध प्रतापगढ़ से है, और बिशनपुर का संबंध जो है वो टोंक से है, और परवण का संबंध कहां से, तो 12 से है। तो ये ध्यान रखना एक लघु परियोजना है, कौन सी परियोजना है, लघु परियोजना है। छापी परियोजना कौन सी है, तो एक लघु परियोजना है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। वृहद परियोजना के अंदर हम देखते हैं आईजीएनपी, आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, और यहां पर जो गंग नहर परियोजना है, कौन सी है, गंग नहर परियोजना है। ये 2 विशाल परियोजना रही हैं।
वैसे इसमें हम देखते तो व्यास परियोजना है, व्यास परियोजना भी एक वृहद परियोजना है, ध्यान रखना। एक परियोजना आती है भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना भी हमारे राजस्थान से रिलेटेड, ध्यान रखना है। ये कुछ बड़ी परियोजनाएं हो जाती हैं, लघु परियोजनाएं बहुत सारी है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, स्वतंत्रता के समय कौन सा ठिकाना राजस्थान में नहीं था? स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कौन सा ठिकाना नहीं था? जल्दी से कमेंट में फेंक के मारना है आंसर, क्या राइट आंसर होगा। देखो, राजस्थान में एकीकरण के समय 3 ठिकाने थे। कितने ठिकाने थे? ध्यान रखना, 3 ठिकाने थे। अब ये जो 3 ठिकाने हैं, हम सभी जानते हैं कि 3 ठिकाने कौन कौन से थे। तो एक ठिकाना था जिसका नाम था कुशलगढ़, सबको पता है कुशलगढ़ ठिकाना था, जो कि बांसवाड़ा में पड़ता है और राजस्थान का सबसे बड़ा ठिकाना है बांसवाड़ा में। एक ठिकाना है जिसका नाम है नीमराना, नीमराना ध्यान रखना पूर्व में अलवर में था, लेकिन वर्तमान में ये कोटपूतली में है। वर्तमान में ये ध्यान रखना है कहां पर है, तो ये आपके कोटपूतली के अंदर है, कोटपूतली जिला है, यहां पर स्थित है। और तीसरा ठिकाना है जिसका नाम है लावा, लावा पहले जयपुर में था लेकिन वर्तमान में ये टोंक में है, ये ध्यान रखना है। सबसे बड़ा ठिकाना कुशलगढ़ है। बसंतगढ़ ध्यान रखना, ये सिरोही में पड़ता है, जो एक दुर्ग हुआ करता था, ध्यान रखना है। बसंतगढ़ सिरोही में जो एक ठिकाना नहीं था। चंद्र प्रकाश जी स्वागत, अभिनंदन है आपका। एक बार क्लास को सभी शेयर कर देना। चलिए बात करते हैं कुशलगढ़। यहाँ का शासक था, उसका नाम आता है हरेंद्र सिंह। क्या नाम आता है? ध्यान रखना, ठिकानेदार था उसका नाम है हरेंद्र सिंह। नीमराना का नाम था, उस ठिकानेदार का नाम है राजेंद्र सिंह। और लावा का जो ठिकाना आता है उसका नाम था, ध्यान रखना, ठिकानेदार प्रदीप सिंह। ये 3 ठिकाने थे, आपको पता होगा एकीकरण के समय। ठीक है, तो राइट आंसर आपका बसंतगढ़ ठिकाना नहीं था। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण से पूर्व गंगानगर किस रियासत का भाग था? वेरी गुड, बहुत शानदार प्रश्न है कि गंगानगर जो है वो एकीकरण से पूर्व किस रियासत का हिस्सा था। तो आपको बताना है जोधपुर है, बीकानेर है, सीकर है या अलवर है। कहां का ठिकानेदार था ये, जल्दी बताना है। सॉरी, कहां था? देखो, गंगानगर की हम बात करते तो गंगानगर को राजनगर के नाम से जानते थे, राजनगर। लेकिन हुआ क्या था, एक शासक आता है जिसका नाम है गंगा सिंह जी। कौन आता है? गंगा सिंह है। इन गंगा सिंह जी ने क्या किया था, ध्यान रखना, इसका नाम 1927 के अंदर जो है वो गंगनेर लेकर आए थे, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया था, श्री गंगानगर। यानी श्री गंगानगर बसाने वाले व्यक्ति कौन है, तो गंगा सिंह जी हैं। और ये पूर्व में जो है बीकानेर रियासत के अंदर ये शामिल था। किसमें था? बीकानेर के अंदर शामिल था। सलोनी का राइट आंसर आया है, ध्यान रखना है। वैसे बात करते हैं जोधपुर। जोधपुर एक राठौड़ वंश की रियासत रही है और यहाँ पर जो है राठौड़ों की स्थापना हुई थी। और ये जोधपुर बसाने वाला व्यक्ति है, उसका नाम है, ध्यान रखना, 1459 ईस्वी में, यानी एक तारीख आती है 12 मई 1459 को राव जोधा ने जोधपुर बसाया था। जबकि राठौड़ वंश का अगर संस्थापक पूछ लें, इस वंश का संस्थापक, उसका नाम आता है राव सिंहा। राव सिंहा ने बिट्टू गांव पाली के अंदर जो है राठौड़ वंश की क्या करी थी, स्थापना करी है। संघर्ष करते समय व्यक्ति अकेला होता और सफल होने पर सब आ जाते झूठी हमदर्दी दिखाने। राधिका राधे राधे। डॉक्टर साहब बिल्कुल आपने सही बात करी है। हाँ, क्योंकि इंसान क्या है कि आजकल का एक ट्रेंड है कि एक्चुअली में जितने छोटे यूट्यूबर मेहनत करते हैं उससे आधी भी मेहनत जो है बड़े यूट्यूब वाले नहीं करते, क्योंकि उनको पता है खैरात में उनके व्यूज आ जाएंगे, कुछ भी दे देते हैं वो। जबकि छोटा यूट्यूबर हमेशा मेहनत करता है और अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करता है। तो याद रखना, राठौड़ वंश का संस्थापक यहां पर हो जाएगा राव सिंहा। इसने बिट्टू गांव के अंदर क्या करी थी, ध्यान रखना, पाली में राठौड़ वंश की स्थापना करी थी। बात करते हैं अपन यहाँ पर बीकानेर। आपको पता है 1488 में राव बीका ने क्या बसाया था, बीकानेर नगर बसाया था। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर है वो है बीकानेर है। अलवर की हम बात करते हैं तो ध्यान रखना, ये अलवर जो है ना, यह एक कछवा राजवंश की रियासत, कछवा वंश का यहाँ पर शासन रहा है। कछवा वंश का क्या रहा है, यहाँ पर शासन रहा है। कछवा वंश का यहाँ पर शासन रहा है, ध्यान रखना है। ठीक है, एक बार सभी विद्यार्थी शेयर भी कर दीजिएगा क्लास को। ठीक है, 9 जने लाइव हैं, बहुत अच्छा है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से किस रियासत में स्वतंत्रता के समय ठिकाना नहीं था?
ऐसी कौन सी रियासत थी जिसमें स्वतंत्रता के समय कोई ठिकाना नहीं था? जल्दी से बताना है, ठिकाना नहीं था। बांसवाड़ा के अंदर एक ठिकाना था जिसका नाम आता है कुशलगढ़, ठीक है, भरतपुर। और टोंक में आपको पता है, टोंक के अंदर जो ठिकाना है उसका नाम है लावा, लावा। और यहां पर हो जाएगा आपका अलवर, है ना। तो यहां पर राइट आंसर है वो, यहां पर तो नीमराना था, आपको पता है नीमराना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भरतपुर। बिल्कुल सलोनी चंद्रकांत जी, हाँ, भरतपुर इज राइट आंसर। वैसे आपको पता है भरतपुर जाटों की नगरी है। भरतपुर जो है वो जाटों की नगरी है। यहां पर एक जाट हुआ है जिसका नाम था बदन सिंह जाट। क्या नाम था? बदन सिंह जाट। इस बदन सिंह जाट ने, ध्यान रखना, भरतपुर नगर की क्या करी थी? इस नगर की स्थापना करी थी 1722 ईस्वी में। जबकि अगर जाट वंश का जो संस्थापक पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना उस जाट वंश के संस्थापक का नाम है चुंडामन जाट है। कौन है? चुंडामन जाट है, जिसने जाट वंश की स्थापना करी थी। राजस्थान की एकमात्र, ध्यान रखना, ये मुस्लिम रियासत है। क्या है? राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत है, ध्यान रखना है। टोंक राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत है। हाँ, इस बदन सिंह ने डींग के महल बनाए थे, ध्यान रखना। डींग के क्या बनाए थे इन्होंने? महल बनाए थे। और इसी बदन सिंह का आगे एक बेटा आता है जिसका नाम था सूरजमल जाट। और सूरजमल जाट ने क्या किया था? डींग के जलमहलों का निर्माण करवाया। इसने डींग के महल बनवाए थे, जलमहल नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। जलमहल जो है ना वो सूरजमल जाट ने करवाया था, जलमहल। ये जो डींग के जलमहल है ना, इसका निर्माण सूरजमल जाट ने करवाया था। डींग के जलमहल सूरजमल जाट साहब है। इन्हें जाटों का क्या कहते हैं? ध्यान रखना, प्लेटो कहते हैं। जाटों का अफलातून के नाम से हम जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, राजस्थान का एकीकरण करने में सबसे प्रमुख भूमिका किसकी मानी जाती है? राजस्थान के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी मानी जाती है? फटाफट आंसर दीजिए। राजस्थान के एकीकरण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है? राजस्थान के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी मानी जाती है? देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वे भी दोनों ही, या लाल बहादुर शास्त्री है। तो राधिका, आपका उद्देश्य संघर्ष और शिक्षा देने का, तो सफलता एक दिन निश्चित मिलेगी। गुड लक गुरुजी। बिल्कुल, मेरा उद्देश्य है कि मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं, लेकिन एक्चुअल में माई बैड लक, मेरा किस्मत मेरा साथ नहीं देता है। इस वजह से जो है वो मैं ये तय नहीं कर पा रहा हूं कि एक्चुअल में मुझे कहां जाना है ना। क्योंकि आपको पता है साल भर से मेहनत करने के बावजूद भी मुझे हल्दी घाटी कोचिंग क्लासेस जो था अपना चैनल, उस पर इतनी सफलता नहीं मिलती दिखी, तो मुझे यहां पर जो है चैनल लाना पड़ा। देखो, राजस्थान के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती, एक्चुअल में ये प्रश्न आ जाए तो ध्यान रखना ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है ना। लेकिन यहां पर दो व्यक्ति बड़े फेमस रहे हैं, यहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी सहयोग आता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर तो वैसे होना तो चाहिए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन जवाहरलाल नेहरू दे दिया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो राइट आंसर होगा ए और बी दोनों, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान के एकीकरण के समय कुल रियासतें और ठिकानों की संख्या कितनी थी? राजस्थान में एकीकरण के समय कुल कितनी रियासतें और कितने ठिकाने थे? आपको यहां पर आंसर देना है। 17, 3, 19, 3, 21, 3 या 22, 3? सबको ही बताएं। सर मेरा सही था, बिल्कुल राधिका आपका सही था, राधिका जी आपका सही था। चलिए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 3, 19 रियासतें और क्या थी? 3 ठिकाने थे। अच्छा, मेरा आप सभी से प्रश्न है, राजस्थान में राजपूत रियासतें कितनी थी? यह प्रश्न आरएस भर्ती में आया था। राजस्थान में राजपूत रियासतें, राजस्थान में कुल राजपूत रियासतें कितनी थी? राजपूत रियासतें कितनी थी? यह प्रश्न एक बार पूछा था, इस प्रश्न का आंसर देना है। राजस्थान में कुल राजपूत रियासतें कितनी थी? चले, इसका राइट आंसर होगा 16।
केवल और केवल राजपूत जो रियासतें थी वो 16 थी। 2 रियासतें ध्यान रखना इसमें जाटों की थी, 2 जाटों की थी और एक रियासत इसमें मुस्लिम थी। ध्यान रखना ऐसे प्रश्न बहुत सी बार पूछता है एग्जामिनर और हम गलत करके आ जाते हैं। 16 रियासतें थी, ध्यान रखना, 2 जाटों की थी और एक है मुस्लिम रियासत थी। हाँ बिल्कुल, सभी का, भूमिका, सलोनी, सभी का राइट आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? जल्दी से बताना है आपको। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? उदयभान सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, के एम मुंशी या शोभाराम? देखो यहां पर मत्स्य संघ की थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे देता हूं। मत्स्य संघ ये जो है ना, एकीकरण का प्रथम चरण था, इसका गठन होता है 18 मार्च 1948 और यहां पर 17 मार्च भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो नाम दिया था, ध्यान रखना, वो दिया है के एम मुंशी के द्वारा ये नाम दिया गया है। इसमें जो रियासतें थी, ध्यान रखना, 4 रियासतें थी और वो आती है ए, बी, सी और डी है। और यहां की देखें तो कुल जो आय थी, ध्यान रखना, इस चरण की कुल आय थी 1.84 करोड़। यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या कितनी थी, तो यहां पर जनसंख्या थी, ध्यान रखना, वो हो जाएगी आपकी, जनसंख्या हो जाएगी 12,000 आई होप। और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा यहां पर? क्षेत्रफल 12,000 वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखना 12,000 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या थी 18.38 जनसंख्या थी। ठीक है, और इस समय जो पीएम बनाया गया वो बनाया गया था शोभाराम जी। पीएम बनाया गया था आपके शोभाराम जी को। किसको बनाया था? शोभाराम कुमावत को बनाया गया था, ध्यान रखना, शोभाराम कुमावत। यहां पर राज प्रमुख जो बनाया गया था वो राज प्रमुख बनाया गया, ध्यान रखना, उदयभान सिंह को। उदयभान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया है। इसका जो उद्घाटन किया था वो उद्घाटन किया है, ध्यान रखना, एनविल गॉडगिल ने। एनवी गॉडगिल, नरहरि विष्णु गॉडगिल है, गॉडगिल, इसने यहां पर उद्घाटन किया था। और इसका जो उद्घाटन हुआ था, ध्यान रखना, इसका उद्घाटन हुआ था आपके लोहागढ़ दुर्ग में। कहां हुआ था? लोहागढ़ दुर्ग में हुआ था। और लोहागढ़ दुर्ग कहां है? तो ध्यान रखना भरतपुर में। कहां पर है? भरतपुर के अंदर है, ध्यान रखना है। शोभाराम कुमावत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, इसका राइट आंसर होगा शोभाराम कुमावत। शोभाराम जी कुमावत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान एकीकरण को स्वीकार करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? यह प्रश्न एक बार जो है वो आपके एसआई भर्ती में पूछा गया था कि राजस्थान में जो पहली ऐसी रियासत थी जिसने सबसे पहले एकीकरण के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था, वह रियासत कौन सी है? देखो एक रियासत रही जिसका नाम है बीकानेर, आप सभी जानते होंगे बीकानेर। बीकानेर तो रियासत थी, ध्यान रखना, जिसने सर्वप्रथम क्या किया था? एकीकरण पर हस्ताक्षर किया। जबकि अगर शासक पूछ लें कि एकीकरण पर सर्वप्रथम शासक कौन था जिसने हस्ताक्षर किया, तो वह था शार्दुल सिंह। बीकानेर शासक थे शार्दुल सिंह। बीकानेर रियासत ने सर्वप्रथम एकीकरण पर हस्ताक्षर किए थे और सर्वप्रथम यहां पर जो है वो ध्यान रखना रियासत थी जिसने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर होगा बीकानेर। कौन सा होगा? जबकि जोधपुर का एक शासक था जिसका नाम है हनुमंत सिंह, और ये हनुमंत सिंह अपने आप को जोधपुर में मिलाना चाहता था, जोधपुर को। जबकि एक बांसवाड़ा का एक शासक था जिसका नाम था चंद्रवीर सिंह। बांसवाड़ा यहां का एक शासक था जिसका नाम था चंद्रवीर सिंह, चंद्रवीर सिंह। और ये चंद्रवीर सिंह कह रहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं, मैं अपने डेथ वारंट पर क्या कर रहा हूं? वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ऐसा कहने वाला कौन था? चंद्रवीर सिंह था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि मेवाड़ में संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? इसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। राजस्थान के एकीकरण के समय खनिज विभाग कहां पर स्थापित किया गया है? मैंने अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। क्यों सलोनी, तू अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर क्यों कर रही है? तेरे कई वेग्यो पैर। अरे सलोनी, क्यों तू तेरे डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रही? तेरे क्या हो गया? हाँ बताए, जल्दी बताए, इसका राइट आंसर क्या होगा? उदयपुर। चले, राजस्थान में एकीकरण के समय खनिज विभाग की स्थापना हुई थी उदयपुर में। जयपुर आपको पता है यहां पर तो राजधानी बनाई गई थी। जयपुर को क्या बनाई थी? राजधानी बनाई थी। और राजसमंद को कुछ भी नहीं दिया गया, दौसा को कुछ भी नहीं दिया। कुछ विभागों की स्थापना हुई जो इस प्रकार थी, ध्यान रखना। एक विभाग था जिसका नाम था शिक्षा विभाग, एक नाम था जिसका नाम आता है शिक्षा विभाग। सबको पता है शिक्षा विभाग था आपके बीकानेर में, बीकानेर में था। एक विभाग आता है जिसका नाम है खनन विभाग, और एक खनन विभाग बनाया गया था, ध्यान रखना, उदयपुर में। एक विभाग बनाया गया था जिसका नाम है वन विभाग, वन विभाग बनाया गया था कोटा में। एक विभाग है जिसका नाम है कृषि विभाग, और कृषि विभाग बनाया गया था, ध्यान रखना, भरतपुर में। कहां बनाया गया? भरतपुर में। एक विभाग था जिसका नाम है न्याय विभाग, और न्याय विभाग बनाया गया था जोधपुर में। और राजधानी बनाई गई थी, ध्यान रखना, राजधानी, और वे राजधानी बनाई गई थी राजस्थान की जयपुर को। प्रोफेसर सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर यह सारा काम हुआ है। सर वो बोल रहा था ऐसा, ठीक है, ये सब है ना, ध्यान रखना। प्रोफेसर सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर हुआ। सत्यनारायण राव समिति, इसकी समिति की सिफारिश पर जो है ये 5 विभाग बनाए गए थे, यानी इसका जो मुख्यालय था वो आपके उदयपुर में था, कृषि विभाग भरतपुर में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, राजस्थानी भाषा की प्रथम, ये थोड़ा सा आपको है ना देखना पड़ेगा। राजस्थानी भाषा की प्रथम जो कहानी है वह कौन सी है? राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी कौन सी है? जल्दी बताना। राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी, राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी कौन सी है? देखो यहां पर राजस्थान भाषा की जो प्रथम कहानी आएगी, ये तीनों प्रश्न एक साथ आएंगे अभी। कहानी, कविता और उपन्यास। कहानी, कविता और उपन्यास आएंगे, तो यहां पर जो कहानी हो जाएगी वो है विश्रांत प्रवास। कौन सी हो जाएगी? विश्रांत प्रवास इज ए राइट आंसर। राजस्थान की प्रथम कहानी है वह आपकी विश्रांत प्रवास है। अब दूसरा प्रश्न इसी से रिलेट आएगा, राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक कौन सा है? राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक कौन सा है? आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक कौन सा है। राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक कौन सा है? तो ध्यान रखना, यहां पर प्रथम नाटक हो जाएगा, उसका नाम है केसर विलास। प्रथम नाटक कौन सा है? तो ध्यान रखना, उस नाटक का नाम है केसर विलास। प्रथम नाटक है, उसका नाम है केसर विलास। अगला नेक्स्ट प्रश्न इसी से रिलेट होगा, और वो है राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? राजस्थानी भाषा का प्रथम जो उपन्यास है वे उपन्यास आपको जल्दी से बताना है। राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास, देखो राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास है, उसका नाम है कनक सुंदर। क्या नाम हो जाएगा? ध्यान रखना है, कनक सुंदर हमारे राजस्थानी भाषा का प्रथम क्या है? उपन्यास है। प्रथम उपन्यास कौन सा है? कनक सुंदर है, कनक सुंदर। ठीक है, तो यहां पर तीनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहला यहां पर पूछा है कि कहानी कौन सी, तो कहानी हो जाएगी आपके, वो है, ध्यान रखना, विश्रांत प्रवास है। कौन सी हो जाएगी? विश्रांत प्रवास कहानी है। नाटक पूछेगा आपसे तो नाटक कौन सा हो जाएगा? ध्यान रखना, नाटक है आपका केसर विलास है। और उपन्यास पूछेगा तो वो हो जाएगा कनक सुंदर है। फिर आगे, राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ पूछा जाएगा तो कौन सा है? बर्तवेश्वर बाहुबली गौर है, प्रबंध चिंतामणि है, हमीर महाकाव्य है, कन्नड़ दे प्रबंध है। राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है?
जल्दी से आंसर देना है। राजस्थानी भाषा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? सॉरी, उपन्यास कौन सा है? क्या पूछ रहे मैं? राजस्थानी भाषा का प्रथम प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? याद रखना, बृहत्वेश्वर बाहुबली गौर है। और ये जो आपको बताया कन्नड़ दे प्रबंध, ये लिखने वाले व्यक्ति जिसका नाम है पद्मनाथ ने लिखा था। ध्यान रखना, इन्होंने एक ग्रंथ और भी लिखा है। इन्होंने लिखा वीरम देवरी वात लिखा है इन्होंने। और इसी के अंदर आपको पता है जालोर आक्रमण का जो है वो आपको जानकारी मिलती है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो बृहत्वेश्वर बाहुबली गौर है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बृहत्वेश्वर बाहुबली गौर है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, राजस्थानी भाषा का राजस्थान का गजेटियर किसे कहा जाता है? राजस्थान का गजेटियर किसे कहा जाता है? मैंने आपको पहले भी बताया था। वेली कृष्ण रुक्मणीरी है, अचलदास खिचरी वचनिका है, वातारी फुलवारी है, मारवाड़ प्रगनारी विगत है। तो इसका राइट आंसर, वैसे वेली कृष्ण रुक्मणीरी लिखने वाले लेखक कौन थे? तो ध्यान रखना, पृथ्वीराज राठौड़ है। कौन हो जाएंगे? पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ ने क्या लिखा है? तो ध्यान रखना, वेली कृष्ण रुक्मणीरी लिखी है। और ये कहां लिखा था? तो ध्यान रखना, ये गागरोन में लिखा था। कहां लिखा था? गागरोन दुर्ग में इस ग्रंथ की रचना करी थी। गागरोन दुर्ग कहां है? तो ध्यान रखना, झालावाड़ में। कहां पर है? झालावाड़ में। ये पृथ्वीराज राठौड़ है। इसे कहते हैं डिंगल का हेरोज। क्या बोलते हैं इसे? ध्यान रखना, इसे बोलते हैं डिंगल का हेरोज बोलते हैं, डिंगल का हेरोज। ठीक है, अचलदास खिचरी वचनिका और बातारी फुलकारी विजयदान दत्ता। और यहां पर मारवाड़ प्रगनारी विगत जो है, इसे हम राजस्थान का गजेटर कहते हैं। और ये लिखने वाले हैं मुहैनोत नैणसी। कौन हो जाएंगे? मुहैनोत नैणसी ने जो है वो मारवाड़ प्रगनारी क्या लिखी है? विगत नामक ग्रंथ लिखा है। डॉक्टर साहब सभी का राइट आंसर आ रहा है, सलोनी का भी राइट आंसर है। ध्यान रखना, इसमें जोधपुर की जनगणना का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। जोधपुर की जनगणना का क्या मिलता है? या जनसंख्या का उल्लेख मिलता है। जबकि इसमें जोधपुर नगर की स्थापना का उल्लेख भी मिलता है। जोधपुर प्लस जयपुर नगर की जो आपकी स्थापना हुई थी वो इसके अंदर उल्लेख मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा मारवाड़ प्रगनारी विगत इज ए करेक्ट आंसर। चंद्र प्रकाश, ठीक है चंद्र प्रकाश जी, आपका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। डिंगल का हेरोज, मैंने अभी आपको बताया था डिंगल का हेरोज किसे कहा जाता है। मैंने अभी आपको बताया था डिंगल का हेरोज किसे कहा जाता है। फटाफट आंसर दीजिए, डिंगल का हेरोज किसे कहते हैं। देखो, नरपति नाले हैं, कल्याण है, दुर्सा जी आड़ा है या पृथ्वीराज राठौड़ है। नरपति नाले, ध्यान रखना, ये आपके विग्रहराज फोर्थ के क्या थे? दरबारी थे। विग्रहराज जो फोर्थ हुआ था उसके दरबारी हैं। और आई होप इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो इन्होंने ग्रंथ लिखा है बिशल देव रासो करके इन्होंने ग्रंथ लिखा है। और एक हुआ है जिसका नाम था सोमदेव। इस सोमदेव ने ललित राज विग्रह लिखा है। ध्यान रखना, ललित राज विग्रह नामक ग्रंथ लिखा है। ये दोनों ही विग्रह राज के दरबारी थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डिंगल का हेरोज पृथ्वीराज राठौड़ है। कौन हो जाएगा? पृथ्वीराज राठौड़ इज राइट आंसर। पातल पीतल के नाम से रचनाएं करता था। सोमदेव ने ललित राज विग्रह लिखा है। ठीक है डॉक्टर साहब, सबका आंसर राइट आ रहा है, बिल्कुल राइट है। और कल्याण राज तरंगिणी का लेखक है। ध्यान रखना, ये कल्याण जो है राज तरंगिणी का क्या है? ध्यान रखना, लेखक है। और ये जो है ना चंद्रबरदाई का पुत्र था। चंद्रबरदाई का पुत्र था। ध्यान रखना, कौन है? कल्याण है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, जाट राजा सूरजमल ने किस किले का निर्माण करवाया? जाट राजा सूरजमल था, इसने किस किले का निर्माण करवाया है? आपको इसका आंसर फटाफट देना है और क्लास को शेयर करनी है। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है आप सभी को। देखिए, लोहागढ़ दुर्ग आपको पता है कहां पड़ता है? तो लोहागढ़ दुर्ग पड़ता है भरतपुर में। लोहागढ़ दुर्ग कहां पड़ता है? तो ध्यान रखना, भरतपुर के अंदर लोहागढ़ दुर्ग है।
तारागढ़ की बात करते हैं तो ध्यान रखना, तारागढ़ पड़ता है, एक तो है अजमेर में है और एक तारागढ़ पड़ता है बूंदी में है, यानी दो तारागढ़ रहे हैं। बीकानेर दुर्ग आपका बीकानेर में, गढ़बीडली का जो किला है वो गढ़बीडली का किला अपन तारागढ़ को ही बोलते हैं, ध्यान रखना है। तो यहाँ सर आप साइंस भी पढ़ाते हो क्या? नहीं, मैं साइंस नहीं पढ़ाता हूं, मैं आपको हिंदी पढ़ाता हूं। मैं आपको राजस्थान जो ऑल जीके हैं वो राजस्थान ऑल जीके पढ़ाता हूं, मैं आपको इंडिया जीके पढ़ाता हूं, है ना, और मैं आपको जो है वो करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट होते हैं वो मैं आपको पढ़ाता हूं। इसके अलावा अपन कुछ भी नहीं पढ़ाते हैं। साइकोलॉजी के कुछ वीडियोस में आपके लिए डाल देता हूं। राइट आंसर होगा, ध्यान रखना, यहाँ पर लोहागढ़ है। ये जो सूरजमल है ना, इसे कहते हैं जाटों का प्लेटो, ध्यान रखना, जाटों का प्लेटो कहते हैं इसे, जाटों का अफलातून कहते हैं, ध्यान रखना, जाटों का अफलातून कहते हैं। ठीक है, इसने ध्यान रखना डींग के जल महलों का निर्माण कराया, डींग के जल महलों का निर्माण कराया, डींग के जल महलों का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था, ये भी ध्यान में रखना है। ये जो लोहागढ़ दुर्ग है इसे हम कहते हैं अजय दुर्ग, क्या बोलते हैं? ध्यान रखना, अजय दुर्ग बोलते हैं। और ये जो दुर्ग है ना, ये पारिक श्रेणी का दुर्ग है, ध्यान रखना, पारिक श्रेणी का दुर्ग है, यानी इस दुर्ग के चारों ओर क्या बनी हुई? ध्यान रखना, इस दुर्ग के चारों ओर खाई बनी हुई है, ध्यान रखना, चारों ओर खाई बनी हुई है। इस दुर्ग के जो यहाँ पर एक दरवाजा लगा हुआ है जिसका दरवाजे का नाम है दरवाजा, और इस दरवाजे का नाम है अष्ट धातु किवाड़ है। कौन से किवाड़ है? अष्ट धातु किवाड़ है। और अष्ट धातु किवाड़ ये एक्चुअल में चित्तौड़गढ़ यानी हमारे किले के थे, लेकिन जवाहर सिंह जी ने यहां लाकर इसे स्थापित करवा दिया था, ध्यान रखना। ठीक है, यहां पर आपको पता है जवाहर बुर्ज है, क्या है यहाँ पर? जवाहर बुर्ज है। मत्स्य संघ का यहाँ पर उद्घाटन हुआ था, ध्यान रखना, मत्स्य संघ का यहाँ पर क्या हुआ था? ध्यान रखना, उद्घाटन हुआ है। मत्स्य संघ का यहाँ पर क्या हुआ था? उद्घाटन हुआ था। लॉर्ड लेक ने 5 बार इस लोहागढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया था, ध्यान रखना, ये था लॉर्ड जो लेक है, इसने 5 बार आक्रमण किया था 1805 में, लेकिन ये असफल रहा था। 5 बार क्या रहा था? असफल रहा था, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है? बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है? बटनेर दुर्ग जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? फटाफट आंसर बताना है आपको। देखो, बटनेर दुर्ग की जब भी बात आए तो ध्यान में रखना, ये जो बटनेर दुर्ग है, ठीक है, इस बटनेर दुर्ग की बात करते हैं तो ध्यान रखना, ये जो बटनेर दुर्ग है ना, इसे कहते हैं उत्तरी सीमा का प्रहरी। क्या बोलते हैं? ध्यान रखना, उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं अपन इसे, उत्तरी सीमा का प्रहरी बोलते हैं। इसे राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग बोलते हैं, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। और ये गगर नदी के किनारे, ध्यान रखना, कौन सी नदी है? गगर नदी के किनारे स्थित है। इसके ऊपर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए, ध्यान रखना, विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग है, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग है। मुस्लिम महिलाओं के जौहर के साक्ष्य मिलते हैं यहां से, मुस्लिम महिलाओं के क्या मिलते हैं? ध्यान रखना, महिलाओं के जौहर के साक्ष्य मिलते हैं। भूपत भाटी ने इसका निर्माण करवाया था, भूपत भाटी ने इसका निर्माण करवाया था 287 एडी में, ईस्वी में। सर हिंदी की क्लास कब लगती है? हिंदी की क्लास कोशिश करेंगे, थ्योरी क्लास में लगाने वाला हूं आप सभी के लिए, तो वो कोशिश हम कल से शुरू कर सकता हूं मैं ये क्लास। और ये हिंदी की थ्योरी वाली जो क्लास है ना, ये मैं आपको देने वाला हूं 5 बजे, वो भी शाम को 5 बजे हिंदी थ्योरी क्लास में आपको दे सकता हूं, है ना, HINDI हिंदी की थ्योरी क्लास 5 बजे आपको दे सकते हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा वर्ण विचार। वर्ण विचार हमारा टॉपिक रहेगा और इसी चैनल पर आपको पढ़ने को मिलेगा, सबसे प्राचीन और मजबूत दुर्ग है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, यहां पर राइट आंसर है, ध्यान रखना, गग्गर नदी है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, अकबर का किला स्थित है। अकबर का किला कहां स्थित है? फटाफट आंसर देना है। अकबर का किला कहां स्थित है? जोधपुर के अंदर है, जयपुर में है, अजमेर में है या बीकानेर में है? बताएं क्या राइट आंसर होगा। देखो, अकबर का किला है ना वो अजमेर में है। इस अकबर के किले को हम बोलते हैं मैगजीन दुर्ग। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं मैगजीन दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? मैगजीन दुर्ग। ये अकबर का किला है या इसे बादशाह का किला बोलते हैं? बादशाह का किला कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, यहां पर जागीर और सर टॉमस रो की मुलाकात हुई थी। जागीर व सर टॉमस रो की क्या हुई थी? मुलाकात हुई थी। और इसमें हल्दी घाटी युद्ध की क्या बनाई गई थी? ध्यान रखना, व्यूह रचना बनाई गई थी यहां पर। और ये सर टॉमस रो और जागीर की मुलाकात हुई थी 1615 में, 1616 ईस्वी में। ध्यान रखना, 1616 ईस्वी में इनकी मुलाकात हुई थी। मैगजीन दुर्ग भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। हल्दी घाटी युद्ध की व्यूह रचना बनाई गई थी, बिल्कुल बनाई गई थी। चलिए, बहुत अच्छा, 10 विद्यार्थी, बहुत शानदार। आप सभी इसी प्रकार से जो है एक बार शेयर करते रहें। इसका राइट आंसर होगा अजमेर। वैसे जोधपुर में ध्यान रखना मेहरानगढ़ दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग। ये मेहरानगढ़ दुर्ग जो है ये चिड़िया टुक पहाड़ी पर बसा हुआ है। आपको पता है चिड़िया टुक पहाड़ी है, और चिड़िया टुक पहाड़ी कहाँ है? तो ध्यान रखना मेहरानगढ़ में है। जयपुर की बात करते हैं तो जयपुर में आपको पता है एक तो है जयगढ़ दुर्ग है, एक आपका आमेर का किला है, और एक आपका नारगढ़ पैलेस है, नारगढ़ दुर्ग है। अजमेर की बात करते तो अजमेर में एक तारागढ़ है, ध्यान रखना, और एक आपका अकबर का किला है, अकबर का किला है। बीकानेर की बात करें तो ध्यान रखना बीकानेर में जूनागढ़ का किला है, जूनागढ़, जमीन का जेवर बोलते हैं हम जिसे, जहां जागीर और सर टॉमस रो की मुलाकात हुई है। ठीक है, बिल्कुल हुई तो थी यहां पर। अगला हमारा प्रश्न है, चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? फटाफट इसका आंसर आपको कमेंट में फेंक के मारना है। चौथ माता किसकी आराध्य देवी? डामोर, कंजर, गरासिया, सांसी है। फटाफट आंसर दीजिए आप, क्या राइट आंसर होगा। तब तक हम पानी पी के आते हैं। चलिए, चौथ माता की बात हो रही, ध्यान रखना। और चौथ माता जो है ये कंजर जाति की क्या है? आराध्य देवी है। वैसे आपको पता होगा ये चौथ माता का जो मंदिर बना हुआ है, ये मंदिर कहाँ है? तो ये मंदिर बना हुआ है चौथ का बरवाड़ा। कहां पर है? चौथ का बरवाड़ा। और चौथ का बरवाड़ा कहाँ है? तो ध्यान रखना ये पड़ता है सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में इनकी चौथ माता का क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। आराध्य देव हनुमान जी है। ठीक है, हनुमान जी हैं। अच्छा ये बताओ चौथ माता का मेला कब लगता है? इनका चौथ माता का जो मेला है वह मेला कब लगता है? आप मुझे कमेंट में आंसर बताओ, चौथ माता का मेला कब लगता है? फटाफट, अभी मैं आपको पढ़ा ही रहा था कुछ टाइम पहले। वैसे करवा चौथ का जो व्रत है वो तो आपको पता है, करवा चौथ, करवा चौथ, ये जो करवा चौथ आती है ये तो आपको पता है कार्तिक महीने में आती है, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को आती है। लेकिन आपको बताना है कि ये चौथ माता का मेला कब लगता है? माघ कृष्ण चतुर्थी, बिल्कुल इनका मेला लगता है, वो लगता है माघ कृष्ण चतुर्थी को लगता है। बिल्कुल राइट आंसर है, माघ चतुर्थी को लगता है। केला देवी जोगणिया माता,
माँ कृष्ण चतुर्थी है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, टड्डा पहना जाता है। टड्डा कहां पहना जाता है? न छावे न छावे न छावे, मैंने आपको बताया था। बताओ टड्डा कहां पहनते हैं? टड्डा बाजू में है, गले में है, सिर में है या कमर में है? बाजू या हाथ में? ठीक है, ये पहना जाता है बाजू, या यहां पर अगर हाथ होता तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी गले के, सिर के और कमर के बहुत सारे आभूषण। कमर में एक याद रखना, तगड़ी। कमर में तगड़ी याद रख लेना। सिर में आप टीडी बल को याद रख लेना, टीडी बल को याद रख लेना। गले में आप जो है वो गले में याद रख सकते हो वैसे क्या बोले उसको, एक तो है आपका मंगलसूत्र, है ना, यहां पर होती तांती। मंगलसूत्र है, तांती है, मुक्तमाला है, मटरमाला है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका बाजू। कौन सा होगा? बाजू इज करेक्ट आंसर। अनिल राइट आंसर बता रहे हो। आगे है, भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसने करी है? भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसने करी है? जल्दी कमेंट करके बताएं। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसने करी है? देखिए यहां पर राइट आंसर होगा देवीलाल जी सामर साहब है। कौन है? देवीलाल जी सामर साहब ने भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना करी थी 1952 में। और इसका जो मुख्यालय था वो ध्यान रखना उदयपुर में था। कहां था? उदयपुर में था। अगला हमारा प्रश्न है, गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव कब मनाया जाता है? जल्दी आपको बताना है। कार्तिक शुक्ल पक्ष या चैत्र कृष्ण पक्ष या आश्विन शुक्ल पक्ष या भादो कृष्ण पक्ष? अन्नकूट महोत्सव आपको पता है, यह अन्नकूट महोत्सव एक्चुअल में है तो नाथद्वारा का है। नाथद्वारा पड़ता है राजसमंद में, लेकिन मनाया कब जाता है? कार्तिक शुक्ल पक्ष। चलिए इसका राइट आंसर होगा वो आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गुलाब खां का मकबरा राजस्थान में किस जिले में स्थित है? गुलाब खां का मकबरा कहां पर है? जोधपुर में, जयपुर में, कोटा में या उदयपुर में है? गुलाब खां ध्यान रखना, एक जोधपुर के अंदर मकबरा है जिसका नाम है बूरे खां की मजार। बूरे खां की मजार है, ये तो जोधपुर के अंदर है, ध्यान रखना। मामा भांजा की यहां पर छतरी बनी हुई है। मामा भांजा की क्या है? ध्यान रखना, यहां पर छतरी है जोधपुर के अंदर। तो गुलाब खां का मकबरा कहां बना हुआ है? गुलाब खां का मकबरा भी जोधपुर में बना हुआ है, ध्यान रखना। राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। कोटा के अंदर तो ध्यान रखना अबीली मीणी का महल है। अबीली मीणी का क्या है? ध्यान रखना महल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध बावड़ी कहां स्थित है? दूध बावड़ी कहां स्थित है? जल्दी फटाफट आंसर दीजिए। दूध बावड़ी कहां है? माउंट आबू में, उदयपुर में, बीकानेर में या सूरतगढ़ में? बीकानेर में तो आपको पता है कोडम देसर बावड़ी, कोडम देसर बावड़ी है। ये उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी है, त्रिमुखी बावड़ी है। तो इसका राइट आंसर होगा माउंट आबू। क्या राइट आंसर होगा? माउंट आबू इज द करेक्ट आंसर। हाड़ौती का ताजमहल कहते हैं बिल्ली मीनी के महल को। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, किस राजपूत शासक ने नह तरंग नामक ग्रंथ लिखा है? नह तरंग नामक ग्रंथ लिखने वाला शासक कौन है? नह तरंग किसने लिखा है? महाराजा राय सिंह ने। इन्होंने तो राय सिंह महोत्सव लिखा है, राय सिंह महोत्सव।
ग्रंथ लिखा है राय सिंह जी ने, ध्यान रखना। और सामंत सिंह आपको पता है, सामंत सिंह की तो प्रेमिका थी, प्रेमिका जिसका नाम था बनी ठनी, बनी ठनी, किशनगढ़ से संबंधित था, संबंध है इनका। इसका राइट आंसर होगा बुद्ध सिंह। कौन सा राइट आंसर होगा? बुद्ध सिंह इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है? माही, लोनी, चंबल, बनास। देखो माही नदी एमपी से निकलती है ना, और ये आपके अरब सागर में जाकर मिलती है। लोनी भी अरब सागर में जाकर मिलती है। चंबल आपको पता है मध्य प्रदेश से आती है, यमुना में मिल जाती है, यमुना में मिलती है। तो राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली नदी कौन सी है? बनास। कौन सी नदी है? बनास है। भूमिका सी आंसर दे रही है, भूमिका। राजस्थान में कौन सी नदी जो पूर्णतः शब्द जुड़ गया इसमें, और पूर्णतः जुड़ा तो इसका आंसर होगा बनास। भूमिका गलत कर रही है तू। अगला हमारा प्रश्न है, अरावली का तारागढ़ शिखर किस जिले में स्थित है? अरावली का तारागढ़ कहां स्थित है? अरावली का तारागढ़ नागौर में है, सिक्कर में, अजमेर में या पाली में? फटाफट। राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल है। हाँ, राजस्थान की सबसे लंबी चंबल है, जबकि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली बनास है। देखो इसका राइट आंसर होगा सबसे, तारागढ़ जो है ना, ये तारागढ़ कहां पर है? तो अजमेर में। कहां पर है? अजमेर। अच्छा ये बताओ इसकी ऊंचाई कितनी है तारागढ़ की? तारागढ़ की ऊंचाई कितनी आती है? जल्दी बताओ। सॉरी सर, वो गलती से क्लिक हो गया। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है। बताए कितनी ऊंचाई है तारागढ़ की? देखो सबसे ऊंची चोटियां पूछे ना तो 4 सबसे ऊंची चोटियां हैं। एक का नाम है गुरु शिखर, पहली है गुरु शिखर है, दूसरी आपको पता है शेर है, तीसरी आपको पता है जरखा है, और गुरु से दिल देलवाड़ा है तीसरी, और चौथी है जरखा। कौन सी है? जरखा। तो हम देखते हैं कि इसकी 1722 है, शेर की 1597 है, 1442 है और 1431 है। ये मीटर में ही ध्यान रखना है। राधिका कह रही 1300 है। 1300 कहां से आ जाएगी? तारागढ़ की 1300 कहां से हो जाएगी? अनिल बता रहे 980। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, जरगा पर्वत कहां स्थित है? जरगा जो है वो कहां स्थित है, जल्दी बताना है। जरगा नागौर में, उदयपुर में, राजसमंद में या चित्तौड़ में? जरगा पर्वत कहां स्थित है? फटाफट आंसर है। सर जी तुक्का लगाया, राधिका कह रही तुक्का लगाया। जरगा उदयपुर में। कहां पर है? जरगा उदयपुर में। अच्छा ये बताओ मुझे, लसाड़िया का पठार कहां है? लसाड़िया का पठार कहां है? इसका आंसर देना। एक पठार है जिसका नाम है उड़िया का पठार। उड़िया का पठार कहां है? एक आपको आंसर देना है, वो है आपका ऊपर माल का पठार, ऊपर माल का पठार। एक है बोराट का पठार, बोराट का पठार। इनके बारे में बताना है आपको मुझे। चलिए लसाड़िया का पठार ध्यान रखना, सलूमर में। ये राजस्थान का सबसे ऊपर खाबड़ पठार है। उड़िया का पठार पड़ता है सिरोही में। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, 1360 मीटर इसकी ऊंचाई है। ऊपरमाल का पठार आपको पता है, ये चलता है आपके भीलवाड़ा से, भीलवाड़ा और चित्तौड़ है। भीलवाड़ा और कौन है ध्यान रखना? चित्तौड़। चित्तौड़ का तो भैंसरोडगढ़ है, और भीलवाड़ा का पड़ता है उसका नाम है बिजोलिया। बिजोलिया से लेकर भैंसरोडगढ़ के मध्य आपका ऊपरमाल का पठार है। बोराट का पठार मिलता है ध्यान रखना गोगुंदा, गोगुंदा से कुंभलगढ़। गोगुंदा से कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़ पड़ता है राजसमंद में।
और गोगुंदा पड़ता है उदयपुर में, यानी उदयपुर और राजसमंद के बीच में आपका बोराट का पठार मिलता है। उदयपुर में नहीं है बेना, ये सलूम्बर में। अरे डॉक्टर साहब बेना क्या, डॉक्टर साहब उदयपुर में नहीं है, वो सलूम्बर में है, लसड़िया का पठार। अगला प्रश्न है, राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार कहां से मिले? राजस्थान में तांबे के विशाल भंडार कहां से प्राप्त हुए हैं? जल्दी बताएं, राजस्थान में तांबे के विशाल भंडार कहां से प्राप्त हुए हैं? तांबा डीडवाना है, खेतड़ी है, उदयपुर है या बीकानेर है? बीकानेर में तो सर्वाधिक होती है जिप्सम, उदयपुर में होती है सर्वाधिक सीसा जस्ता, सीसा जस्ता, जावर माइंस, यहां पर होती है चांदी, यहां उदयपुर में होता है रॉक फास्फेट, रॉक फास्फेट। खेतड़ी में राइट आंसर हो जाएगा अपना, खेतड़ी से करेक्ट आंसर। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान में जामर कोटड़ा निम्न में से किस खनिज से संबंधित है? जामर कोटड़ा क्षेत्र जो है वो किस खनिज से संबंधित है? रॉक फास्फेट से, सीसा जस्ता से, मैग्नीज से है या चांदी से है? चांदी का तो आपको पता होगा, कौन सा क्षेत्र बड़ा फेमस रहा है? देखो रॉक फास्फेट आपको पता है, ये जामर कोटड़ा रॉक फास्फेट की खान है जो उदयपुर में है। ठीक है, सीसा जस्ता की आपको पता ही होगा, एक तो है रामपुरा अंगुचा, रामपुरा अंगुचा है, और एक है रामपुरा दरीबा, राजपुरा, रामपुरा दरीबा, रामपुरा, राजपुरा दरीबा है, सॉरी राजपुरा दरीबा। एक तो है भीलवाड़ा में और एक है आपके राजसमंद में, राजसमंद है। ये सीसा जस्ता जुड़वा है। मैग्नीज आपको पता ही है, ये है तलवाड़ा, तलवाड़ा के बाद है लीलवाणी, लीलवाणी, और लीलवाणी के बाद है कालाखूट, यहां से मैग्नीज निकलता है और ये निकलता है सारा बांसवाड़ा में, ध्यान रखना है। जावर माइंस चांदी निकलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? राजस्थान में स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, आपको जल्दी से बताना है। राजस्थान में स्थलीय सीमा की लंबाई, ये आपको पता होगा, यहां से यहां तक देखते तो ये तो 826 किलोमीटर की लंबाई मिलती है, इधर से इधर की लंबाई मिलती है वो है 869 किलोमीटर है, 869 किलोमीटर है। और 1070 किलोमीटर ये पाकिस्तान के साथ जो सीमा मिलती है वो 1000 आपको 70 किलोमीटर देखने को मिलती है। 5920 जो है वो कुल स्थलीय सीमा है, ध्यान रखना। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5920 है, जिसमें से हमने दो भाग में बांट दिया है, इधर कर दिया 1070 और इधर हमने कर दिया है वो किया 4850। कितना कर दिया? 4850। ठीक है, ये तो पाकिस्तान के साथ है, जबकि ये लगती है 5 राज्यों के साथ, 5 राज्यों के साथ, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। जिस राज्य के साथ राजस्थान की छोटी अंतरराज्यीय सीमा है वह राज्य कौन सा है? छोटी अंतरराज्यीय सीमा है वह कौन सा है? छोटी अंतरराज्यीय सीमा है वह गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की 1600 किलोमीटर, हरियाणा की 1262 है, पंजाब की 89 किलोमीटर है, पंजाब की 89 किलोमीटर है, गुजरात की 1022 है। तो सबसे छोटी सीमा किसके साथ लगती है? तो छोटी सीमा लगती है, ध्यान रखना, पंजाब के साथ। राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। जबकि सबसे लंबी किसके साथ लगती है? तो ध्यान रखना, सबसे जो लंबी सीमा लगती है वो लगती है मध्य प्रदेश के साथ। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? जल्दी से बताएगा। बेराट है, जरगा है, तारागढ़ या गुरु शिखर है? सबको ही बताया गुरु शिखर है, 1722 है। कितनी है? 1722 है। बेराट की तो वैसे 704 मिलती हैं। ठीक है, गुरु से दिल जरा, जरगा की मिलती है 31, 1431 है, और तारागढ़ की मिलती है 870 या 873 मीटर। चलिए
आगे इसका राइट आंसर होगा वो है गुरु शिखर। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? माही बेसिन, चंबल बेसिन, बनास बेसिन, लूणी बेसिन। लूणी बेसिन के तो हम कहते हैं रोही का मैदान। कौन सा मैदान बनाती? ध्यान रखना, रोही का मैदान बनाती है। बनास बेसिन 4 प्रकार के मैदान बनाती, एक बनाती पिंड मांड का मैदान है, एक बनाती मेवाड़ का मैदान है, एक बनाती खेराड़ का मैदान है, खेराड़ का मैदान है, और एक बनाती मालपुरा करौली का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान। ये 4 मैदान बनाती हैं। जबकि चंबल नदी द्वारा सर्वाधिक बनाए जाते हैं बीहड़, जबकि कांतली नदी जो बनाती वो बनाती बीड़। कांतली नदी बनाती, ध्यान रखना, बीड़, और चंबल बनाती बीहड़। और ये वैसे माही नदी, याद, राइट आंसर हो जाएगा चंबल इज ए करेक्ट आंसर। चंबल इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई कितनी है? पाकिस्तान के साथ कितनी लंबाई मिलती है? तो आपको सबको पता है 1070 किलोमीटर है। पाकिस्तान के साथ अभी वर्तमान में, ध्यान रखना, श्रीगंगानगर सीमा लगा रहा है, श्रीगंगानगर लगा रहा है। श्रीगंगानगर के बाद बीकानेर लगा रहा है, बीकानेर के बाद फलोदी लगा रहा है, फलोदी के बाद जैसलमेर सीमा बना रहा है, जैसलमेर के बाद आपका बाड़मेर सीमा लगा रहा है। यानी कुल कितने जिले? 1 2 3 4 5, वर्तमान में 5 जिले, जिसमें से सर्वाधिक सीमा लगाता है 464 किलोमीटर की, वह जैसलमेर लगाता है। और सबसे कम सीमा लगाता है 168 किलोमीटर की, वो लगाता है बीकानेर। 210 किलोमीटर की सीमा लगाता है आपका श्रीगंगानगर, और बाड़मेर लगाता है 228 किलोमीटर की सीमा। फलोदी लगाता है लगभग 17 किलोमीटर की सीमा लगाता है। हाँ, भूमिका के नाम है कल्पना अबई है, तू कल्पना अबई है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी हैं? सागरमल गोपा कहाँ के निवासी हैं? आपको जल्दी आंसर देना है। इसका राइट आंसर है जैसलमेर है, बीकानेर है, अजमेर है, जोधपुर है। सागरमल गोपा का संबंध कहां से है? फटाफट आंसर दीजिए, सागरमल गोपा का संबंध कहां से है? सागरमल गोपा का संबंध है जैसलमेर से, मिट्टी का तेल डालकर जला दिया था इनको। नेक्स्ट प्रश्न है, वृद्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? 1919, 20, 21 या 22? वृद्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई है? फटाफट बताना है। 1919, 20, 21, 22? तो आपको पता है वृद्धा महाराष्ट्र में 1919 में इसकी स्थापना की गई थी। 1920 में इसे अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। वृद्धा महाराष्ट्र। राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र आता था, ध्यान रखना, राजस्थान सेवा से। कौन सा आता था? राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी, यहां से समाचार पत्र आता था, ध्यान रखना, समाचार पत्र प्रकाशित होता था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह किसे कहते हैं? राजस्थान में पत्रकारिता का भीष्म जाबरमल शर्मा, मुनिजीत विजय हैं, विजय सिंह पतेगिया, इनमें से कोई नहीं है। देखो यहाँ पर पत्रकारिता का भीष्म पितामह हो जाएंगे जाबरमल शर्मा साहब। विजय सिंह पतेगिया राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक। राजस्थान में, ध्यान रखना, क्या है ये? किसान आंदोलन का जनक है। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक है विजय सिंह पथिक। अगला प्रश्न है, राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान का नाम कब दिया गया है? राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान का नाम कब दिया है? 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, ध्यान रखना। देश इस दिन क्या हुआ था? आजाद हुआ था। अंग्रेज हमसे इस दिन क्या हो गए थे? आजाद हो गए थे, ध्यान रखना है। और 1 नवंबर 1956 को अपना जो 7वां चरण है वो पूर्ण हुआ था, और इसी दिन हमारे राजस्थान अस्तित्व में आया था। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान में खेलकूद के सामान कहाँ बनते हैं? तो खेलकूद के सामान कहाँ बनते हैं? दौसा है, जयपुर है, हनुमानगढ़ है या कोटा है? तो इसका राइट आंसर होगा हनुमानगढ़ इज ए करेक्ट आंसर। अगला हमारा प्रश्न है कि कौन सी श्रेणी प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों की श्रेणी में नहीं आती है? तो सुरक्षित वन, आरक्षित वन, वर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन है। तो वर्गीकृत वन जो है वो इसके अंदर शामिल नहीं किए गए हैं। आज का लास्ट प्रश्न है, जवाहर सागर पिकअप बांध कहां पर स्थित है? तो जवाहर सागर पिकअप बांध आपकी कोटा के अंदर है। और आज की क्लास हमारी होती है यहीं पर समाप्त।
बहुत बहुत धन्यवाद। घबराओ आ गया। बोलना बहुत पड़ता है और भाई साहब बोलने की हालत नहीं है। दिल की धड़कनें 1200 बार धड़क रही है। चलिए भाई, तबीयत है सही है तो सब कुछ है। 1200 बार धड़कनें तेज होगी। चलिए अभी के लिए इतना ही। मस्त क्लास। गॉड ब्लेस यू। चलिए भाइयों, अभी के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय एंड सी यू, टेक केयर, गुड नाइट।